नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आगामी परीक्षा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन, सीटेट, टेट, बीएड, एमएड आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, कथन संबंधित है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। बोरिंग ने कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, वही बुद्धि है। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बुद्धि है तो इसमें है बुद्धि, पहला विकल्प है समायोजन की योग्यता के रूप में, तो बुद्धि का प्रयोग समायोजन के रूप में किया जाता है। विकल्प बी है सीखने की योग्यता के रूप में, तो बुद्धि का प्रयोग जो सीखने के रूप प्रयोग में सीखने में किया जाता है। विकल्प सी है अमूर्त चिंतन योग्यता के रूप में, तो बुद्धि का प्रयोग जो हम तार्किक या अमूर्त औपचारिक चिंतन में भी करते। तो इस प्रकार से तीनों विकल्प हमारे सही है, तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन संबंधित है, मतलब किसका कथन है। तो हमारा विकल्प बी सही है आंसर है। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है विकल्प ए, बर्ट का कहना है कि नई बुद्धि जो है अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है। यह कोई वातावरण से नहीं प्राप्त होती, बल्कि यह जन्मजात होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को जननी क्षमता, प्रेक्षित व्यवहार तथा परीक्षण प्राप्तांक में अभिव्यक्त किया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पी.ई. वर्नन। कौन? पी.ई. वर्नन ने जो है बुद्ध का जो संप्रत्यय है उसको नवीन ढंग से प्रस्तुत करते हुए 3 अलग अलग रूपों में जननिक क्षमता के रूप में, मतलब जेनेटिक कैपेसिटी, प्रेक्षित व्यवहार, ऑब्जर्व बिहेवियर, और आपका है परीक्षण प्राप्तांक, ठीक है, इन तीनों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। तो आप सबको इसका सही आंसर मालूम भी होगा, विकल्प बी, ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बुद्धि से। प्रकृति पोषण विवाद जो है बुद्धि से संबंधित है, कि जो बुद्धि के प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तो यह मुख्य रूप से जो है वंशानुक्रम और वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के मतभिन्नता है उससे संबंधित है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धि जो है वातावरण से प्रभावित होती है, कुछ का कहना है कि वंशानुक्रम से होती है। ठीक है, इसका वातावरण से कोई मतलब नहीं। इसी जो विवाद को जो मनोविज्ञान में प्रकृति पोषण विवाद के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, फ्रांसिस गाल्टन ने जो है हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, कब किया था यह कहीं कहीं नेटवर्क में पूछा गया है। 1869 में इस पुस्तक की रचना फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा की गई थी, जिन्होंने बताया था कि बुद्ध में जो है वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के वंशानुक्रमी कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो हमारा इसमें जो है पहला विकल्प है फ्रांसिस गाल्टन हैं, दूसरा है टर्मन, ये भी जो है वंशानुक्रम के समर्थक हैं, तीसरा है गोडार्ड, ये भी समर्थक हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा, तो विकल्प डी हमारा सही है। हमारा 10वां प्रश्न है,
बुद्ध का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत, तो बुद्ध का सबसे अधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत है। बुद्ध का सर्व प्राचीन सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के समर्थक हैं, तो हमारा पहला विकल्प है विनय है, दूसरा विकल्प है टर्मन, ये भी है, तीसरा विकल्प है स्टर्न। तो तीनों हमारे जो है बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के समर्थक हैं, तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1904 में किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, स्पीयरमैन ने जो है 1904 में बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बुद्ध जो है जी और यश नामक दो फैक्टरों से बनी होती है। जो इसमें जी होता है वह जन्मजात योग्यता से संबंधित होता है, जो यश होता है वह अर्जित योग्यता से संबंधित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित जी कारक है, तो हमारा विकल्प ए सही आंसर है, जन्मजात योग्यता। जो जी कारक है वह जन्मजात योग्यता है। यह एक समान मानसिक योग्यता होती है जिसको सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में करने के लिए आवश्यक होती है, और सभी व्यक्तियों में जो है यह योग्यता पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक ईएल थॉर्नडाइक हैं। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि होती है किसी एक कारक या दो कारकों के संयोग से नहीं बनती है, बल्कि जो है यह अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के किस सिद्धांत को आणविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध के किस सिद्धांत को आणविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत को आणविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के किस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बुद्ध अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी? अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बनाया है कि बुद्ध जो है एक दो कारकों से मिलकर नहीं बनी होती है, बल्कि यह अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत एवं बहुकारक सिद्धांत के बीच का है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत को जो है यह जो थॉर्नडाइक स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है, ठीक है, क्योंकि दोनों विपरीत विचारधारा थी, तो उसके बीच में जो है थर्स्टन ने इसे समन्वय स्थापित करने के लिए समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसका सिद्धांत है यह थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत। उसमें बताया गया है कि बुद्ध जो होती है कुल 6 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से संबंधित होती है, और प्रत्येक मानसिक जो प्रत्येक कारक होते हैं वह अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होते हैं। एक अवस्था में अलग कारक होता, दूसरे अवस्था में अलग कारक होता है, और इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कुल प्राथमिक मानसिक कारकों की संख्या बताई है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कुल 6 मानसिक योग्यताएं होती हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको नाम बता देता हूं, आंकिक कारक, न्यूमेरिक कारक आप कह सकते हैं, आंकिक कारक, शाब्दिक, आंकिक और शाब्दिक। इसके बाद होता है स्थानिक कारक। इसके बाद होता है वाक्पटुता, ठीक है। इसके बाद है तार्किक, वाक्पटुता, तार्किक और स्मृति कारक। ये 6 कारक हैं जिनको प्राथमिक कारक के रूप में जो है थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार निम्न में कौन सा प्राथमिक कारक है? ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको नाम बताया शायद मैंने प्रश्नों में लिखा भी उन नामों को। तो हमारा पहला विकल्प आंकिक कारक है, दूसरा है शाब्दिक कारक है,
तीसरा है स्थानिक कारक है, तो उपर्युक्त सभी, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है थर्स्टन के अनुसार निम्न में कौन सा प्राथमिक कारक नहीं है पूछा गया है। तो वाक्पटुता कारक है, तार्किक कारक है, स्मृति कारक है, विशिष्ट कारक नहीं है। विशिष्ट कारक जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, फिलिप बर्नन ने। फिलिप बर्नन ने जो है 1960 ईस्वी में पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्ध के दो कारक, बहुकारक, समूह कारक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करते हुए इन्होंने जो है मानवीय योग्यताओं की जो है पदानुक्रमिक संरचना प्रस्तुत की थी और बताया था कि जो मानवीय योग्यताएं होती हैं यह एक क्रमिक रूप से सिस्टमेटिक रूप से जो है वह व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो उसमें कुल 4 कारक उन्होंने बताया था। ठीक, अगला प्रश्न है बुद्ध के किस सिद्धांत में सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक यहाँ होना चाहिए और विशिष्ट कारक का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यह हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पदानुक्रमिक सिद्धांत में जो है वर्णन ने कुल 4 कारक बताए हैं बुद्ध के, सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक और विशिष्ट कारक। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, थर्स्टन से। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं थर्स्टन से संबंधित है। उन्होंने अपने समूह कारक सिद्धांत में, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का कॉन्सेप्ट दिया था जिनकी कुल संख्या 6 है। अगला प्रश्न है बुद्ध की संरचना में निम्न में से कौन सा एक आयाम नहीं है। बुद्ध की संरचना में मतलब यहाँ पे जो है आपका बुद्ध का जो संरचनात्मक मॉडल है जिसको हम त्रिविमीय मॉडल भी कहते हैं। त्रिविमीय मॉडल किसका है? त्रिविमीय मॉडल किसका है? जेपी गिलफोर्ड का है। जेपी गिलफोर्ड का है ये। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है, आप लोगों को मालूम होगा कि कौन 3 आयाम होते हैं, उनमें से कौन सा आयाम नहीं है। तो पहला है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु या इसको सामग्री आयाम भी बोलते हैं। विषय वस्तु या सामग्री आयाम यह होता है। विकल्प बी है संक्रिया, यह भी होता है। विकल्प सी संदर्भ नहीं होता, इसमें विकल्प सी संदर्भ नहीं होता। विकल्प डी परिणाम होता है और परिणाम को हम लोग उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, संदर्भ जो है इसमें नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ, जो हमारा संक्रिया है इसमें इसके कुल 6 प्रकार होते हैं। ठीक, जो हमारा विषय वस्तु या सामग्री है उसके कुल 5 वर्तमान में मैं बता रहा हूँ, और जो हमारा उत्पाद या परिणाम है उसमें भी कुल 6 प्रकार होते हैं। तो अगर कुल कितने तत्व हैं पूछ लिया जाए तो आपका 5 × 6 × 6 180 तत्व हैं। अगर इस संरचना सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो कुल मानसिक योग्यताएं कितनी हो सकती हैं? अधिकतम 180 मानसिक योग्यताओं का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। पहले जो है 120 का ही कॉन्सेप्ट होता था, उसमें जो है 4 × 5 × 6 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं उसको डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है हालांकि सारे घटक आज तक स्थापित नहीं हो पाए, फिर भी गिलफोर्ड और उनके शिष्यों ने मानव प्रज्ञा का गठन करने वाले घटकों की संख्या बताई। अभी मैंने आपको ऊपर यह प्रश्न बताया है, तो घटकों की संख्या बताई है, वर्तमान में 180 है, यही सही है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के संरचना सिद्धांत से संबंधित हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड, चाहे संरचना सिद्धांत आए चाहे त्रिविमीय सिद्धांत आए, ठीक है, गिलफोर्ड से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध का तरल ठोस सिद्धांत संबंधित है। तो बुद्ध का जो तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत है वह आरबी कैटल से संबंधित है। 1941 ईस्वी में उन्होंने इस सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था, जिसमें तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। हमारा अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत संबंधित है, तो हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत विकल्प हावर्ड गार्डनर से संबंधित है। 1983 ईस्वी में जो है हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप जो है वह एकाकी नहीं होता बल्कि वह बहुप्रकारी होता है और कुल 7 तरह की बुद्धि उन्होंने बताया था। कुल 7 तरह की बुद्धि उन्होंने बताया था और सातों बुद्धि जो है परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग भी अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो सातों बुद्धि का नाम मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपकी पहली है भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि है। इसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धि, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तार्किक बुद्धि है। इसके बाद आपका स्थानिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है। इसके बाद शरीर गतिकी बुद्धि है, शरीर गतिकी बुद्धि हो गई। इसके बाद संगीत बुद्धि, अगर पूछ लिया जाए संगीत बुद्धि संबंधित है तो आपको बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हावर्ड गार्डनर का नाम याद होना चाहिए। फिर वैयक्तिक आत्म बुद्धि है, वैयक्तिक आत्म बुद्धि है। ठीक है, और वैयक्तिक पर बुद्धि है। एक वैयक्तिक आत्म है और वैयक्तिक पर है। यह 7 जो है बुद्धि है। बुद्धि के 7 प्रकार हैं, किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, 7 प्रकार का। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विकल्प ए है पदानुक्रमिक सिद्धांत, 1960 में इसका प्रतिपादन हुआ था, बर्नर ने किया था, सही है। विकल्प बी है द्विकारक सिद्धांत, 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा किया गया, तो यह भी सही है। विकल्प सी है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, 1941 में आरबी कैटल के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। और विकल्प डी है बहुबुद्धि सिद्धांत, 1980 में नहीं हुआ था बल्कि 1983 में हुआ था, तो हमारा विकल्प डी सही आंसर है। इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आपसे चर्चा की है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।